अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 1C ऑफ योर बुक D2 और एक्सरसाइज है हमारे पास 1C। ओके जी, 1C का हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बुक और हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge. State the consumption made. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने डाटा को अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आपके पास दो कैटेगरीज हैं, एक आपके पास मैन की है, 8 मैन है, देन आपके पास डेज गिवन है 12 डेज। सेकंड में फाइंड द टाइम टेकन। टाइम टेकन अगेन आपसे क्वेश्चंस फाइंड कर रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा 6 मैन को कि वो सेम ब्रिज को कितने टाइम में ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे आपने डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेना कि आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन है, पहले आप इसको कंपैरिजन करवा लें डाटा को। चलें जी, यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास दो डाटा गिवन है, एक हमारे पास है मैन और एक हमारे पास है डेज। ठीक है, अगर हमारे पास 8 मैन हो, अच्छा जो सी चीज़ पहले आ रही होती है ना, प्रेफर करें कि आप उसी को पहले लिखें। हमारे पास 8 मैन है और वो एक ब्रिज कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज में। सेकंड हमारे पास है कि कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितने डेज लगेंगे। हम उसको अननोन से वेरिएबल से कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, वेरिएबल रख लेते हैं। अगर 6 मैन हमारे पास सेम ब्रिज को कंप्लीट करें। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने डाटा को एनालाइज करना है। आप देखिए आपके पास अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन आपके पास कम लगेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ मैन है वो आपके पास कम हो रहा है, पहले 8 था अब 6 है। अगर आपके पास बंदे कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। अंडरस्टूड सी बात है। अगर एक काम हो उसकी वो जो आप कह लें कि रेंज होती है या जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो सेम है काम करने की, तो अगर ज़्यादा बंदे काम करेंगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर कम लोग होंगे तो वही काम में भी जो 2 दिनों में होता है वो 5-6 दिनों में हो। सिमिलरली आपके पास एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हमारे पास आता है इन्वर्स का फॉर्मूला। उसमें जो एक मेन कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि हम उसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करें। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी बुक के पेज 20 में इन्वर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बुक का। अब मेरे पास ओल्ड बुक है, यहाँ पे पेज नंबर 20 है। मे बी न्यू बुक्स में ये पेज कुछ और आपके पास मेंशन हो, आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। इन्वर्स का हम फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, फार्मूले को भी याद करते हुए आप एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपका फार्मूला कैसा हो। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्वर्स के फार्मूले में, तो x1 और y1 का पेयरिंग होनी चाहिए और x2 और y2 की होनी चाहिए। बस ये आपके पास जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो रही होती है तो फार्मूला का, अब अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, y1 को ऊपर लिख के y2 को नीचे कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप इनको इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी एक्सचेंज करते हैं। आपने हमेशा क्रॉस में चेक करना है। अगर x1 और y1 की पेयरिंग हो रही है, x2 और y2 की हो रही है, तो बस फिर आपका फार्मूला ठीक होगा, इसको रोक नहीं कर सकता कोई, आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स और डायरेक्ट के फार्मूले में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अब हमने साइन करने हैं वेरिएबल्स। आप देखो आपके पास सबसे पहले मैन गिवन थे, जैसी चीज़ जो से पहले आ रही थी उसको हमने पहले नोट कर लिया, फिर डे थे आपके पास। यहाँ से वेरिएबल साइन करना शुरू करें। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 8 मैन थी, ये x1 हो गया, ये आपके पास y1 हो गया। ठीक है, पहले इसका जिक्र था आपकी बुक में क्वेश्चन में, फिर इसका जिक्र था। देन आपके पास 6 मैन है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, ये x2 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, y2। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाय y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। देन 8 x1 की वैल्यू हमारे पास है 8 एंड x2 की वैल्यू हमारे पास है 6। हमने फॉर्मूले में डाटा लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x मल्टीप्लाई होके 6x हो जाएगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। 6 देखें आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके आके आप क्या कर लो, डिवाइड। अब चाहे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो पहले डायरेक्ट कटिंग के साथ इसको कर लो। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 है हमारे पास, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर ले 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 16। यानी कि अगर हमारे पास 6 मैन होंगे तो हमारे पास कितने दिन लगेंगे, 16 डेज। अच्छा, इसके बाद ना हम ऐसा करते हैं कि 3 4 की जगह हम 5 6 7 इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स और जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स उसको किस तरह से करना है।
नाउ अगेन मूव टुवर्ड्स द बुक एंड रीड आउट द स्टेटमेंट। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 3-4 जो हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है, ये 9 को हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से अपलोड कर देंगे, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन एटलीस्ट जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेपर में आपको ज़रूरत है कि आप इसको रीइंफोर्स करें, दूसरे तो इंशाल्लाह आपको आ ही जाते हैं, हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। अगर 35 वर्कर्स हैं और कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको 16 डेज में कन्वर्ट करें। डाटा को ना हमेशा आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। एक आपके पास वर्कर्स गिवन है और एक आपके पास क्या डेज है। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सेकंड डेटा आपके पास आ गया, उसको 14 डेज के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो जो कि 35 वर्कर्स 16 डेज के अंदर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे, अब वही प्रोजेक्ट उनको 14 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। Assuming that all the workers work at the same rate। अच्छा, अब तमाम वर्कर्स सेम रेट से काम करें। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ज़्यादा देर काम करे, कुछ कोई कम करे, किसी स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्लो, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी वो जो कंज्यूमिंग वर्किंग पावर सेम है। Assuming that all the workers how many more workers। अच्छा, इस more को आप बॉक्स बना लें, दैट्स मीन कि ये वो पॉइंट है जो आपने बाद में इससे एक पॉइंट निकालना है। How many more worker does he needed, यानी कि 14 वर्कर्स ऑलरेडी 14 डेज के अंदर उसको काम ख़त्म करना है और 35 वर्कर्स काम करते हैं 16 डेज के अंदर, तब वो ख़त्म होता है। अब हमारे पास दिन कम हो जाएंगे तो हमें 35 के ऊपर और कितने, मोर का मतलब है और कितने वर्कर्स चाहिए, यानी कि इसके ऊपर आपको ऐड करके बताना है कितने वर्कर्स चाहिए कि वही वो जो सेम प्रोजेक्ट है वो 14 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पहले तो आप ये गिवन डाटा देखें, डेज आपको 2 गिवन है, वर्कर्स आपको एक कैटेगरी गिवन है। दूसरी जो मिलेगी मोर का मतलब है और कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी होती है, आप किसी शॉप में जा रहे हो और आपने कोई चीज़ परचेज की है। अब आप कहते हो कि और कितने पैसे दें और कितनी चीज़ हम दें या और कितनी क्वांटिटी आपको नीड है। तो और जब कितनी होती है तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्टॉक है उसमें से हम माइनस करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ जी हमें और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे भी मोर वर्कर्स हैं, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको माइनस करेंगे, तब पता चलेगा आपको 3 वर्कर्स और चाहिए, 4 वर्कर्स और चाहिए। ऑल टुगेदर नहीं बताने, आपने जो एक्स्ट्रा आपको और चाहिए ना वो वाले बताने हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास है वर्कर्स की एंड सेकंड हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, डेज की। अच्छा, एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है, जो सी चीज़ आपसे पहले पूछी जा रही हो ना, जिसका डाटा पहले गिवन हो, आपने उसको पहले ही लिखना है ताकि वो जो हम वेरिएबल असाइन करते हैं ना उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वर्कर्स हमारे पास 35 हैं और डेज हमारे पास कितने हैं, 16 डेज हैं। देन हमारे पास डेज अगेन गिवन है जो कि 14 है और वर्कर हमारे लिए अननोन है, तो अननोन को हम वेरिएबल एक्स असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन हमारे पास यहाँ से रिलेशन देखें कि इन्वर्स का रिलेशन होगा या डायरेक्ट का होगा। अगर हमारे पास ज़्यादा वर्कर होंगे, या इस तरह से कर लें कि अगर हमारे पास दिन ज़्यादा होंगे तो कम वर्कर्स लगेंगे, यानी कि आपके पास एक चीज़ की एक्सटेंशन टाइम ज़्यादा है तो थोड़े लोग भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर दिन कम हो और सेम प्रोजेक्ट हो तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि हम टाइमली इसको कंप्लीट कर लें। टाइम भी हमारे पास कम है और प्रोजेक्ट भी सेम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोटा प्रोजेक्ट है, उतना ही प्रोजेक्ट है जैसे पहले था। दिन कम होंगे तो ज़्यादा लोगों को एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। तो आपके पास इन्वर्स रिलेशन है कि एक चीज़ की कम होने से दूसरी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इन्वर्स करना हमेशा ऐसे होता है कि एक एरो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे, यानी कि एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। वेरिएबल साइन कर देते हैं। पहले हमारे पास वर्कर्स थे तो ये x1 हो गया, y1 एंड देन हमारे पास x2 और ये आपके पास कितना हो गया, y2। इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास है y2 डिवाइडेड बाय y1 एंड x1 डिवाइडेड बाय x2। ठीक हो गया। अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 14, यहाँ पे जो हमने लगाई है। देन y1 हमारे पास है 16 इज इक्वल टू x1 हमारे पास है 35 एंड x2 हमारे पास क्या x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ पे x इज इक्वल टू जी 35 मल्टीप्लाई बाय 16 और यहाँ पे 14 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है x के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा।
ओके जी, कटिंग कर लेते हैं। 2 7s are 14, 2 8s are 16, 7 1s are 7, 7 5s are 35। तो हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दैट इज़ 40। अब जी हमारे पास 40 क्या थे? वर्कर्स। अच्छा, टोटल ऑल टुगेदर यानी कि अगर 14 डेज हमने काम करना हो, ठीक है, 14 डेज के अंदर वो प्रोजेक्ट खत्म करना हो तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए? 40। अब उन्होंने ये नहीं पूछा था कि हमें टोटल बताएं कितने वर्कर्स चाहिए, वो जो हमने वर्ड अंडरलाइन किया था ना, मोर, इसका मतलब था कि कितने और चाहिए, यानी कि 35 वर्कर्स तो ऑलरेडी आपके पास हैं, आप हमें बताएं कि आपको कितने और वर्कर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड मोर लिख दें, या मोर नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपके पास टोटल वर्कर 40 यानी कि जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, 35 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया 5, यानी कि 5 और वर्कर्स हमें चाहिए जो कि हमारे पास 14 दिन के अंदर वो सेम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें। 5 more वर्कर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड to 60 cattle for 50 days. Given that all the cattle consumes the fodder at the same rate, find the number of cattle can equal consignment of fodder can feed for 75 days. पहले तो आपको फर्स्ट रीड तक करना है, लाइंस को अंडरलाइन कर लें। कंसाइनमेंट आपके पास मीनिंग क्या होता है? बेंच ऑफ फूड। ठीक है, स्टॉक कह लें, बेंच ऑफ फूड कह लें। फूडर, फूडर आपके पास होता है ये जो कैटल्स वगैरह जो इनका खाना होता है, चारा वगैरह होता है। अच्छा जी, एक जो स्टॉक है आपके पास फूड का, चारे का, फूडर का, वो 1260 कैटल्स को 50 डेज तक फीड कर सकता है। ठीक है, पहले तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कैटल्स को बॉक्स बना लें क्योंकि ये आपके पास होगा और उसके हिसाब से डेज आपके पास है। गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम, अगेन तमाम जितनी भी कैटल्स है सेम रेट पे खा रही हैं, ऐसा नहीं कोई ज़्यादा खा रही है कोई कम खा रही है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ कैटल्स, यानी कि यहाँ पे जो कैटल्स अंडरलाइन की थी इसकी सेकंड चीज़ अननोन है, नंबर ऑफ कैटल्स हमको फाइंड आउट करनी है कि अगर 75 डेज आपको वही फोल्डर चलाना पड़े तो बताएं कि कितने कैटल्स फीड कर सकते हैं। अब जब 50 डेज था तो 50 डेज में इतनी कैटल्स खाना खाती थी और ख़त्म हो जाता था। अब देखो डेज आपके पास इंक्रीज कर गया है, तो जब दिन बढ़ाओगे तो डेफिनेटली कैटल्स का वहाँ पे नंबर कम होगा तो दिन इतना बढ़ेगा ना, कि जब आप डेज इंक्रीज कर दोगे तो फिर नंबर ऑफ कैटल्स कम फीड होंगी उसी खाने में, तभी वो ज़्यादा दिन तक खाना चल सकेगा। अब ये आपने दोनों कंपेरिजन में लिखना है स्टार्ट को। ओके जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आपके पास है कैटल्स एंड सेकंड हमारे पास है डेज। सही हो गया। देन कैटल्स हमारे पास कितनी है? आपके पास कैटल्स हैं 1260 और डेज आपके पास हैं 50। देन आपके पास है फाइंड द नंबर ऑफ कैटल्स, कैटल्स आपके पास अननोन है और आपके पास डेज हो जाते हैं कितने? 75। अब रिलेशन कौन सा, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? अगेन आप कैसे फाइंड करेंगे? आप देखो आपके पास डेज पहले 50 थे, फिर डेज ज़्यादा हो गए। जब दिन ज़्यादा होंगे तो वो जो फूड है वो कम दिन चलेगा, कम दिन होंगे तो फूड ज़्यादा लोग, ज़्यादा जो कैटल्स हैं वो उस पर फीड कर सकेंगे। लेकिन अगर डेज ज़्यादा कर देंगे तो नंबर ऑफ जो कैटल्स होंगे या जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सो एक चीज़ अगर इंक्रीज करिए तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या करिए? डिक्रीज। तो ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है। कैटल्स पहले थे, जो पहली चीज़ लिखी होती है वो x1 हो गया, उसके साथ दूसरा डाटा गिवन जो नेक्स्ट ही आप अगर बुक से भी करें, यूँ अगर आप इस तरह से सोल्व करते हो ना तो इसमें एरर बहुत कम आता है, यानी कि आंसर ठीक आएगा। फार्मूले में वेरिएबल आप आराम से लगा लोगे, वरना जो स्टूडेंट्स को मसला हो रहा होता है मैम x1 किसको कहना है, y1 किसको कहना है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं। देन डेज आपके पास हो गए y1, ये आपके पास हो गया x2 और आपके पास हो गया y2। इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा से। इनवर्स का फार्मूला हमारे पास आएगा y2, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यस, y2 y1 डिवाइडेड बाय y1 एंड हमारे पास है x1 डिवाइडेड बाय x2। अच्छा जी, इस फार्मूले में वैल्यूज़ को करते हैं पुट। अब देखो आपके पास y2 की वैल्यू क्या है? 75। 75 डिवाइडेड बाय y1, y1 आपके पास है 50। देन इज इक्वल टू
x1 आपके पास है 1260 एंड आपके पास x2 है x। ये देखें x2 का वेरिएबल क्या आपके पास x। नाउ अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास 75 कोफिशिएंट को हमेशा आपने स्टार्ट में रखना है, जो कि आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल बाद में होता है, ठीक है ना। एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है 1260 से। अब देखिए यहाँ पे x 75 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 75 दूसरी जगह आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो कर लो जो इसका कोफिशिएंट है इसको बोथ साइड में डिवाइड कर लो। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो इसलिए मैन्युअली कर रही हूँ, वरना तो कैलकुलेटर से एकदम हो जाए। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते हैं 5 टेबल से कर लेते हैं पहले इस तरह से, 5 1 5 0 एंड देन 5 1 5 टू कैरी 5 5 25। आई गेस इट्स फिजिबल फ्रॉम पेंसिल, पेन से एक दफ़ा कर लेते हैं। 5 1 5 0 एंड देन क्या था, 5 1 5 टू कैरी 25 हो गया, 5 5 25। फिर इसकी कटिंग हो रही है, इसको एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 1260 डिवाइडेड बाई 5, ताकि ज़रा सा समझ भी आ जाए आपको। 5 2 10, 5 3 15, देन आपके पास 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, ये जो 6 है, और देन ये 0 इसी तरह। तो आपके पास x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लेफ्ट ओवर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों 420 मल्टीप्लाई कर ले, 2 0, 2 2 4, 2 4 8। तो ये हमारे पास क्या थे, कैटल्स थे, यानी कि अगर हमारे पास वही जो फोल्डर है वो 75 डेज अगर हम इसको चलाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कैटल्स कितने फीड होंगे, 840 कैटल्स, यानी कि 840 कैटल्स कैन फीड ऑन 75 डेज, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट था ना, फर्स्ट उसको किया था। अब इसको सेकंड के अकॉर्डिंग रीड आउट करते हैं। चलिए जी, अब फिर क्वेश्चन को पढ़ें। अब आपका जो फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है ना, इसको आपने इग्नोर करना है, ये आप फाइंड कर चुके हैं। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें। अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर कैन फीड 1260 कैटल्स फॉर 50 डेज। आपके पास कैटल्स गिवन है, डेज 50 हैं, और अगेन कंज्यूमिंग जो रेट है उनका सेम है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट वाले पार्ट को अब आप नहीं कर चुके हो, उसको इग्नोर कर दो, सेकंड में आओ। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यानी कि फाइंड के बाद क्या स्टेटमेंट पढ़ी जा रही थी, नंबर ऑफ डेज, यानी कि डेज आपके पास अननोन है। एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर कैन लास्ट इफ इट इज यूज्ड टू फीड 1575 कैटल्स। कि बताएं कि अब अगर 1575 कैटल्स फीड करनी है, यानी कि इतनी कैटल्स को वो फॉर्डर खिलाना है, तो बताएं कितने दिन ये जो हमारे पास खाना होगा वो चल सकता है, लास्ट कितने दिन तक चल सकेगा। जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास जो डाटा गिवन है, ओके, हमारे पास कैटल्स हैं और हमारे पास क्या गिवन है, डेज। कैटल आपके पास गिवन है 1260 और इसके बिहाफ में डेज हमारे पास गिवन है 50। एंड देन अगेन हमें फाइंड आउट करना है डेज को, इस दफ़ा डेज अननोन है और कैटल्स हमारे पास गिवन है 1575। सही हो गया। ओके जी, डाटा हमने लिख लिया। अब इसको वेरिएबल साइन करें। आपके पास कैटल्स पहले गिवन थे ना, यस, कैटल्स पहले गिवन थे, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। अच्छा, एक दफ़ा आप ज़रा कंपैरिजन कराएं, इसको मैं टर्न करती हूँ पेपर को। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या थे, कैटल्स अननोन थे, ठीक है। आपने लिखना है वैसे ही है, पहले कैटल्स के बारे में डिस्कस किया गया तो हमने पहले कैटल्स रख लिए, फिर डेज रख लिए, ताकि वो जो वेरिएबल हम असाइन करते हैं ना फार्मूले के लिए, वो आपको समझ आ जाए सही से। अब सेकंड में देखो, अब हमारे पास कैटल फाइंड है और हमारे पास अननोन क्या है, डे अननोन है। इन आपने ये जो अरेंजमेंट होती है लिखने की, इसको नहीं छेड़ना, आपने इसको इसी तरह से रखना है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये भी आपके पास जो फर्स्ट आएगा उसको x1 कहना है, उसके साथ वाला x2 है, देन आपके पास y1 है, सॉरी, एंड देन आपके पास जो दोबारा उसको दूसरा डाटा गिवन होता है, जैसे कैटल्स की सेकंड कैटेगरी है तो x2 एंड देन आपके पास y2। अब कोई भी अननोन बन रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब जो भी अननोन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास था y2 डिवाइडेड बाय y1 एंड देन x1 डिवाइडेड बाय x2। ये 2 है जो कि ज़रा स्केयर लगना शुरू हो गया, 2 यानी कि इसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखना।
देन हमारे पास है वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y2 हमारे पास अननोन है x, y1 की वैल्यू हमारे पास है 50, देन x1 हमारे पास है 1260 एंड x2 हमारे पास है 1575। अब कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1575 मल्टीप्लाई बाय x एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 1260। अब 1575 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे इक्वल के दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दें। अच्छा, कॉमन मिस्टेक जो एक और स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जब आप इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करवाते हैं ना, तो ये जो इक्वल की दूसरी तरफ चीज़ होती है ना, इसको आपने जो पहले से लिखा है उसको तो आप अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते ना। अब फॉर एग्जाम्पल 1575 है, वो उसको न्यूमिनेटर में लिख देते हैं और जो ऊपर पहले से न्यूमिनेटर में लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। ऐसे नहीं करना। आप देखो, आपने x लिखा, आपके इक्वल की तरफ जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखो। अब ये है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसने जाके जब मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में। इसको अपन न्यूमिनेटर में लेके जाने का मतलब नहीं है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप क्या करें, ये जो कोफिशिएंट होता है इसको बोथ साइड में डिवाइड कर दें। जिस तरह डिवाइड करेंगे यहाँ से कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि आपका अपना कॉन्सेप्ट है, आपको जिससे इजी लगता है वो कॉन्सेप्ट यूज करें, लेकिन एटलीस्ट इतनी सी पॉइंट की वजह से अपना पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग मत किया करें। सारा सही सोल्व किया होता है, जरा सी मिस्टेक की वजह से आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सही। अब यहाँ पे 5 से कटिंग हो रहा है तो मैं इसको 50 और 1575 कटिंग करती हूँ। 5 1 ज़ा 5 0 एंड देन 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 इधर कैरी 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। ठीक है। देन अगेन हमारे पास कटिंग हो रही है 5 के टेबल से, 5 2 ज़ा 10 एंड देन 5 6 ज़ा 30, 1 यहाँ पे कैरी 15 बन गया, 5 3 ज़ा 15। अब इसको पहले रीराइट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा मेसी ना लगे। x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कटिंग हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी ये और कटिंग होगा, चाहे तो आप अलग से डिवीजन साइड पे कर लें, वैसे कर लिया करें। मुझे ऐसे कटिंग करके ईजी लगता है इसलिए मैं ये कटिंग वाला मेथड कर रही होती हूँ। देन आपके पास 3 से कटिंग हो रहा है, ये मैं क्रॉस में कटिंग करूँगी। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, देन ये 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और ये आगे 0, देन 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 3 4 ज़ा 12 एंड 0, फिर 7 से कटिंग, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40 और ये वाला 0। अब आपके पास x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय, ये पूरी कटिंग कर करके एंड में हमारे पास क्या बचा 20। सो x इज इक्वल टू 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 और ये हमारे पास क्या था डेज 40 डेज। अब ये हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास 1575 केटल्स फीड करें तो वो कितने दिन तक आपके पास फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, वो आपके पास 40 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। 72 एथलीट्स को फॉर लास्ट 6 डेज आपके पास गिवन है, यानी कि अगर 72 एथलीट्स हों तो आपके पास फूड 6 डेज तक चल सकती है। इफ़ 18 एथलीट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द कैंप, अगर 18 एब्सेंट हो जाए, हाउ मेनी मोर डेज, मोर को अंडरलाइन कर लें, कैन द फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स, स्टेट द कंजप्शन। आप बताएं कि अगर आपके पास एथलीट्स 72 हैं तो वो 6 डेज तक क्या करते हैं, उनको फूड सफिशिएंट होता है। अगर 18 एब्सेंट हो जाए, यानी कि 72 में से 18 एब्सेंट कर दें, तब नंबर ऑफ आपके पास एथलीट्स होगा कि कितने प्रेजेंट हैं। तो बताएं जो बाकी प्रेजेंट हैं उनको वो फूड कितने दिन चल जाएगी, आपने वो बताना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक 72 लिखा पहले एथलीट्स, सेकंड नंबर आपको गिवन है 18 लिख दिया, क्वेश्चन हो गया रॉन्ग। ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। आप देखो उन्होंने बोला 18 एब्सेंट है, एब्सेंट है इसका मतलब है कि वो नहीं है, तो 72 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे ना, जो आपको फिगर मिलेगा वो आपके पास नंबर ऑफ एथलीट्स होंगे जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब उन जो प्रेजेंट है उन्होंने फूड खाना है, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, जो कि अपनी जगह में है ही नहीं है, उसके डाटा को लिख के तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही होगा ना। अगर आप किसी पार्टी में हो, आप किसी जगह हो, तो तब आप खाना खाओगे ना, आप उस जगह हो ही नहीं, तो आप कैसे खाना खा सकते हो जब आप पे प्रेजेंट ही नहीं हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड देन आपने हाउ मेनी मोर डेज बताने हैं, मोर को यहाँ पे इसलिए मैंने बॉक्स कर दिया कि अगेन आपको सब्ट्रैक्ट करके एंड में बताना पड़ेगा कि कितने और दिन चल सकता है। ये नहीं पूछा कि ऑल टुगेदर कितने दिन चलेगा, यानी कि 80 दिन चलेगा, 70 डेज चलेगा, बताना है कि
पहले फॉर एग्जांपल एक फूड था वो 20 डेज चल रहा था, तो ये जब इतने एब्सेंट होंगे तो 5 दिन और चल जाएगा। ऊपर वाला एस्टिमेट बताना है, पूरा ऑल टुगेदर नहीं बताना आपने, ठीक है। अगेन मैं आपसे यहाँ पे कहती हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये इस वजह से मुझे भी बहुत मुश्किल लगते थे। स्टिल अभी ज़रा वर्ड प्रॉब्लम को करते हुए ना पहले खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, या मुझे बहुत ईजी लगता है जब आप क्वेश्चन का डाटा पढ़ें एक साथ। तो पहले कभी भी किसी क्वेश्चन को फुल नहीं पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ के एक साथ में एनी इंसान को लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है। आपने पहले ज़रा सा उसको रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने उसको अंडरलाइन कर लेनी है। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे और फिर मॉड्यूल्स में यानी कि छोटे छोटे चंक्स में करके आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक साथ तो एमी समझ नहीं आती, जितनी समझ आ रही है उतना लिखते जाओ, फिर वो इंशाल्लाह सोल्व हो जाता है। ओके जी, एथलीट्स हमारे पास से 72 और हमारे पास डेज थे कितने 6। फिर एथलीट्स हमारे पास माइनस हो गए यानी कि एब्सेंट हो गए। अब ऐसा करते हैं, वर्किंग साइड पे कर लेते हैं। देखिए आपके पास 72 एथलीट्स थे ना, 72 एथलीट्स में से बाद में मैंने कहा 18 एथलीट्स आर एब्सेंट, तो इसमें से 18 को माइनस कर दो। 72 18 माइनस कर दें 12, 8 9 10 11 12 4 6 6 माइनस 1 5, यानी कि फिर आपके पास एथलीट्स होंगे 54। और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज, और अब अगर 18 एब्सेंट हो जाए तो बताएं कितने नंबर ऑफ डेज और ज़्यादा चल सकता है। अब और ज़्यादा को पहले और ज़्यादा वाली बात को हम छोड़ते हैं, पहले हम डेज निकालते हैं कि अगर 54 डे एथलीट्स हों तो कितने दिन चल सकता है, यानी कि कितने दिन चलेगा 80 60 70 9 10 जितने भी। फिर हम मोर वाली स्टेट में जाके माइनस करेंगे। ओके जी, हम अब देखते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। आपके पास अगर ऐसा हो एथलीट्स नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाएं तो देखो खाना ज़्यादा दिन चल जाएगा। पहले ये है कि आपके पास एक स्टॉक है खाने का, वो अगर 6 डेज चल रहा है, जब थोड़े लोग होंगे तो ज़्यादा थोड़े लोग अगर उतनी कंजप्शन पावर है उनकी, वो जितना अगर एक बाउल खा रहे थे वो उतना ही खाएंगे, तो आपके पास वो जो खाना होगा वो कुछ दिन ज़्यादा चल जाएगा। तो आपके पास एक चीज़ अगर डिक्रीज़ करिए तो दूसरे दिन आप दूसरी चीज़ आपके पास क्या करिए, इंक्रीज़ करिए, तो आपके पास रिवर्स का रिलेशन है। अब रिवर्स का फॉर्मूला क्या था, y2 डिवाइडेड बाय y1 एंड x1 डिवाइडेड बाय x2, यानी कि यूँ लिखा करें, देखा करेंगे जब कंबाइन करो तो x2 y2 का पेयर बने, y1 x1 का पड़े। अब हमने वेरिएबल साइन करने हैं। पहला हमारे पास हो गया एथलीट्स का जिक्र था, x1 हो गया, ये y1 हो गया, देन x2 हो गया एंड y2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास है x, y1 की वैल्यू है 6, देन आपके पास है x1 की वैल्यू है 72 एंड x2 की वैल्यू है 54। Now do the cross multiplication. 54 will be multiplied with the x and 6 will be multiplied with the 72, as 54 is the coefficient of x and we only find out the value of variable x. So what is need to do, divide this 54 on both side. अब मैं वो क्रॉस वाला मेथड नहीं करी, खुद इसमें ये कर रही हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजन होती है ख़त्म हो जाए। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, इस जगह बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 54। ऐसे वाला कर लो या दूसरा जो मैं अभी पहले कर रही थी आप वो वाला कर लो, आपकी अपनी मर्जी होती है। 2 के टेबल से कटिंग करते हैं जी। 2 के टेबल से कटिंग, 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14, देन आपके पास 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, 2 6 12 आपके पास हो गया, देन 3 2 6, 3 9 27। अब ज़रा इसको रीराइट कर लेते हैं, फिर कटिंग और करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 9। 3 के टेबल से कटिंग हो रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, देन 3 1 3, 3 4 12 एंड हमारे पास यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हुआ 8। x इज इक्वल टू 4 8 और ये नंबर ऑफ क्या थे, डेज थे। यानी कि अगर हमारे पास 54 क्या होते हैं एथलीट्स हों तो हमारे पास वो जो फूड है वो 8 डेज चल जाएगी। अब वो जो हमने वर्ड अंडरलाइन किया था, हाउ मेनी मोर डेज का मतलब है दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दैट यू हैव टू टेल आउट द व्हाट आर द टोटल डेज, दे जस्ट आस्किंग अबाउट ओके हाउ मेनी मोर डेज। ओके फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली दिस फूड इज utilize will be enough for sufficient for 6 days. Now how many more days they required, how many more days means that more 2 days this food will be or this food will be
we can say the consumed, yeah, we have more stock of this. So here we just have to subtract more days, number of more days. ठीक है. So the total days we have 8 and the days firstly that is given is 6. So we have 2 days over here. So that means more 2 days this food will be extended if 18 athletes would be absent. So this is the answer. I hope so you understand it. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, दिस इज़ द ईजिएस्ट मैथड. ठीक है, मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को करवा रही थी, स्पेशली जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं. आई होप सो आपको ये समझ आ जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे. वो जो आपको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट किया था तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि इन्वर्स के रिलेशन में डायरेक्ट का फार्मूला, डायरेक्ट में इन्वर्स और वेरिएबल को पता नहीं क्या किया हुआ था. एक मेथड रखें, इसी मेथड से जो पहले डाटा गिवन होता है उसको रखें, ऐसे रेशियो की फॉर्म में लिख के फिर वेरिएबल साइन करें, इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक आएगा. और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.